Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be the level of organization from class 9 chapter 1 introduction to biology. Before we will discuss topic, I want you to take a look on this picture. First level is subatomic and atomic level. यानी हमारे पास जो पहला ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. कोई भी एटम हो सकता है. सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, देन ऑर्गेनेली लेवल, देन सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन लेवल, देन कम्युनिटी लेवल एंड देन बायोस्फीयर लेवल. हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब एटॉमिक एंड atomic level. All type of matters are made up of element. Each element contain a single kind of atoms. कोई भी element है उसके पास एक ही किस्म के एटम होंगे. एंड एटम का मतलब क्या है? A means not and tom means cut. Not to cut मतलब कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. The atoms are actually made up of many subatomic particles. तो जो एटम होता है वो क्या होता है? बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है. ये बेसिकली स्ट्रक्चर है एक एटम का. ये एटम है. एंड देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होंगे? ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन है जिनके अपने ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, उनके अंदर ये रोटेट करते हैं. द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन. जो इनमें से मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देन नेक्स्ट बायो एलिमेंट. आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट दैट अकर्स इन नेचर, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. यानी हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से 16 को हम बायो एलिमेंट कंसिडर करते हैं. बायो एलिमेंट्स, बायो मीन्स लाइफ एंड एलिमेंट्स जो वो एलिमेंट्स जो ज़िंदगी में, जो लाइफ में हेल्प करते हैं, लाइफ को बनाते हैं, वो बायो एलिमेंट्स होते हैं. दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स. तो उनमें से ये जो 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट है उनमें से जस्ट 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में हेल्प आउट करते हैं. तो कौन से हैं? ओनली 6. अब उनमें से जो 6 हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस. ये 3 जो है, ये 6 क्या हैं? ये टोटल 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. ये आप साथ में डायग्राम भी देख सकते हैं. तो अदर 10 पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन कलेक्टिवली मेक द 0.1% ऑफ द टोटल मास. आप इसमें परसेंटेज भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 65%, देन कार्बन 18%, देन हाइड्रोजन 10%, देन नाइट्रोजन 0.03%, कैल्शियम 0.2%, फास्फोरस 1% एंड अदर 10 एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स 0.1%. So then what is molecule? In organism, bio elements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic और कोवलेंट बॉन्डिंग. यानी ये जो 16 एलिमेंट्स हमने बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन अलहदा सेपरेट पड़ा होगा, कार्बन बॉडी में अलहदा कहीं पड़ा होगा, हाइड्रोजन अलहदा कहीं, बल्कि ये आपस में मिलते हैं. जिस तरीके से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल के बॉन्ड बना रहा है और एट दी एंड H2O यानी एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है. ये एक एग्जांपल है मॉलिक्यूल की. यानी 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड. और उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, यानी इनको जो जोड़ते हैं एक दूसरे से, अटैच करवाते हैं, ये होते हैं बॉन्ड. आयोनिक हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल. अब इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल. और बायो मॉलिक्यूल कहने की क्या रीज़न है? कि ये लाइफ को बनाते हैं, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. फर्दर दीज मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग मटेरियल एंड are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. तो ये इतनी सिंपलिसिटी नहीं है कि
जस्ट जिस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन मिले, एक ऑक्सीजन मिला और एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। हमने जिस तरीके से पढ़ा था सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, तो उसके अंदर भी देखी थी आपने कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। तो इस तरह के जिस तरह के यहाँ पे अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी दिया गया है वो भी पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि छोटे मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? विद लो मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज, वाटर, ETC आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज की एग्जांपल देखें कि C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट लो है। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। जिस तरीके से आप ये देखें कि ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सिटी है और कितने इनॉर्मस नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और किस तरीके से इनका पैटर्न बना हुआ है, ये अनकाउंटेबल है और एक लीनिएज में चल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज या वाटर के बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए हम इनको किस में डिवाइड करते हैं, किस में क्लासीफाई करते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सो बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मिलेंगे और एक पार्टिकुलर वे में मिलेंगे, एक स्पेसिफाइड अंदाज में मिलेंगे और एक ऑर्गेनेली बनाएंगे। और एंड देन ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने मिलकर एक एटम बनाया हुआ था, लेकिन हम काउंट एटम को ही करेंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनेलीज जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के स्पेसिफाइड कनेक्शन की वजह से एक ऑर्गेनेली बनती है, तो वो ऑर्गेनेलीज इस तरीके से एक्ट करती हैं कि एक प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ i.e. सेल आर फॉर्म। तो सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये वो स्ट्रक्चर है सेल का। जिस तरीके से अब राइबोसोम ऑर्गेनेली है, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियोलस वो भी ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस वो भी ऑर्गेनेली है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो भी ऑर्गेनेली है। तो ये सारे जो ऑर्गेनेली हैं वो मिल के एक सेल बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यानी एक सेल बना रहे हैं। तो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इनमें से जो हर ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियोलस का अपना फंक्शन है, न्यूक्लियस का अपना फंक्शन है, राइबोसोम का अपना एक स्पेसिफाइड फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना एक स्पेसिफाइड फंक्शन है, और ये सारे जब फंक्शंस मिलते हैं तो एक पूरा सेलुलर फंक्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब सेलुलर रिस्पायरेशन जो हमने पढ़ी थी कि वो किस के अंदर स्पेसिफाइड किस ऑर्गेनेली की बेसिस पे हो रही है, किसके अंदर हो रही है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सेलुलर रिस्पायरेशन का अमल होता है। एंड देन राइबोसोम्स क्या करवाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो अब प्रोटीन की सिंथेसिस का काम किसके हवाले है? सेल में राइबोसोम्स। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो सेल के इतने डिफरेंट और इतने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं वो अकम्प्लिश्ड होते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। जिस तरीके से एक कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है तो डिफरेंट लेबर्स मिलते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसी तरीके से जो किसी भी सेल का जो फंक्शन है उसके पीछे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज काम कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहा होगा, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होंगे, और एट द एंड एक प्रॉपर जो सेल का जो भी फंक्शन है वो अकम्प्लिश्ड हो जाएगा। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, अब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। प्रोकैरियोट्स अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोटिस्ट आते हैं। द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल पे कंसिडर होते हैं, यानी उनकी पूरी की पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल पे होगा, उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो एक ही सेल होगी। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजी, ऑल एनिमल एंड प्लांट्स, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो जितने भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजी। तो ये सब ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट, टिश्यू लेवल। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, प्लांट्स, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। तो ऐसे सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक ही ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और वो सब के सब एक ही टाइप, एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। और दीज आर कॉल्ड टिश्यूज। वी कैन डिफाइन a tissue as a group of similar specialized cells for the performance of a common function। अब ये जितने जो भी टिश्यू होगा जिसको हम टिश्यू कहेंगे वो एक स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। एग्जाम्पल भी हैं, ईच सेल इन अ टिश्यूज कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन। तो उनमें से जो हर टिश्यू होगा वो अपना एक स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करेगा like cellular respiration, protein synthesis, but it also carries on some special process related to the function of the tissue। यानी अब एक सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ये सारे अपने अपने फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। एट द एंड ये सब मिल के एक स्पेशलाइज फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ई.जी. एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, मसल एंड नर्वस टिश्यू। दे आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, ये एनिमल टिश्यूज हैं। सो organ and organ system. Next, after tissue level, now we have organ and organ system level. ये उससे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे और वो फिर ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। तो होगा क्या कि अब जो टिश्यू, वो टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट। अब ये नहीं होगा कि इनका सेम फंक्शन होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि उनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करेगा। तो वो जब रिलेट करेगा तो वो आपस में एकुमुलेट करेंगे, टुगेदर ऑर्गेनाइज होंगे, तो वो एक यूनिट बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन। जैसा कि स्टमक, ब्रेन, हार्ट। अब इसमें डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्योंकि उनका काम एक दूसरे से रिलेट कर रहा है तो वो क्या होंगे, एक ऑर्गन बना देंगे। एंड देन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो अब एक ऑर्गन में जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन। और जो सब सारे टिश्यूज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक ऑर्गन का फंक्शन है। ऑर्गन, ये अब स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। तो फॉर एग्जांपल जो स्टमक है, स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा। तो डिफरेंट जो टिश्यूज होंगे वो आपस में मिलेंगे, उनका जो फंक्शंस है वो रिलेट करेगा, ऑर्गेनाइज वे में वो काम करेंगे डिफरेंट टिश्यूज, और एट द एंड स्टमक का जो होल फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, वो अकम्प्लिश हो जाएगा। तो टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो इस पूरे स्टमक में दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज मौजूद होते हैं। एक एपिथेलियल सिक्रीट्स जूस, तो वो जूस को भी सिक्रीशन में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एपिथेलियल को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं, यानी वो ग्लैंड्स जो कि कुछ न कुछ सिक्रीशंस करवा रहे होते हैं। और दूसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू, यानी वो मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प कर रहे होते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो सेकंड, ये दो किस्म के जो टिश्यूज़ हैं ये मिल के क्या करेंगे, एक ऑर्गन का जो स्टमक का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवाएंगे। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म द कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक मसल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग ऑफ फूड टू द पोस्टीरियर, एंड सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। तो जो दोनों टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे और कलेक्टिवली स्टमक का जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। द नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे
वो लिंक्ड एक दूसरे से लिंक करेंगे, फंक्शन को ऑर्गेनाइज वे में परफॉर्म करेंगे, तो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे और देन एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे देखें, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की एग्जांपल है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया हो गया, देन ब्रोंकाई हो गए एंड देन लंग्स। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गन है ये मिल के आपस में एक सिस्टम बना रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड in an organ system each organ carries out its specific function। जो हर ऑर्गन होगा वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा and the function of all organs appear as the function of the organ system। तो जितने भी जो कलेक्टिवली अगर हम हर ऑर्गन का जो फंक्शन है वो कलेक्ट करें तो वो एट द एंड ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्गन सिस्टम डेट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल है जो कि माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन ओरल कैविटी जिसको कहते हैं, माउथ से स्टार्ट होगा, देन फेरिंक्स, देन दिस ट्यूब इज नोन एज एसोफेगस एंड देन नेक्स्ट दिस इज स्टमक एंड देन दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है, और ये फिर ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फूड जो भी डेफिकेशन मटेरियल होगा, फीकल मटेरियल होगा, वो यहाँ से एक्सपेल हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। इंडिविजुअल लेवल डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेवल और एन ऑर्गेनिज्म। In an organism, the function, processes and activities of various organ and organ system are coordinated। तो इसमें different organ system आपस में coordinate करेंगे और एक living organism accomplished होगा। For example, when a man is engaged in continuous and hard exercise, कि for example एक man है वो क्या कर रहा है, एक हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है कंटिन्यूस, नॉट ओनली हिज मसल, यानी सिर्फ उसमें उसके जो मसल हैं वो काम नहीं कर रहे होते, बल्कि बट आल्सो देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट बीट। तो आपने देखा होगा कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है और साथ ही साथ आपका रिस्पायरेटरी यानी ब्रीथिंग रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये लिंक होते हैं आपस में, मसल्स को एनर्जी चाहिए, उसके लिए हार्ट तेज़ी से पंप करेगा और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसलिए क्या होगी, ब्रीथिंग रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हैं, अब हालांकि हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, लंग्स जो हैं वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है और जो मसल्स हैं वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये तीनों डिफरेंट सिस्टम हैं लेकिन ये आपस में ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। तो आपकी जो एक एक्टिविटी है वो अकॉम्प्लिश हो रही है, यानी आपकी एक्सरसाइज। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट रेट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल विच दे नीड फॉर द कंटिन्यूस वर्क। तो जो उनको कंटिन्यूस वर्क के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड्स देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडीज इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। तो एक ही इन्वायरमेंट में रहने वाले एक की स्पीशी के मेंबर्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल। तो डिफरेंट ह्यूमंस हैं, डिफरेंट मैंस हैं, उसमें मेल हैं, फीमेल हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन लेवल क्रिएट हो जाता है। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। तो सेम प्लेस में सेम टाइम में सेम स्पीशी का जो आपस में इंट्रैक्शन है ये एक पॉपुलेशन लेवल को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये उन्होंने एक स्टेटिस्टिक बताई है कि पॉपुलेशन लेवल इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइज्ड ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। तो इतनी पॉपुलेशन थी, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। तो अब पाकिस्तान में रहने वाले एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, सेम टाइम में सेम प्लेस यानी पाकिस्तान में रहने वाले जो सेम स्पीशी के यानी जो ह्यूमंस थे उनकी उन्होंने काउंटिंग करके एक आपको स्टेट्स जनरेट करके दे दी। नेक्स्ट डिफरेंट स्पीशीज। अब कम्युनिटी लेवल क्या होगा, पॉपुलेशन लेवल से हायर लेवल है कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज
ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी, यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन डिफरेंट है, फिर प्लांट्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है, फिर एनिमल्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है, फिर जो वाटर के अंदर रहने वाली मेरीन पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी, इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट में रह के एक दूसरे से जब ये इंटरेक्ट करेंगी तो ये एक कम्युनिटी जनरेट कर देगी। या फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड है द कम्युनिटी। अब देखें आप फॉरेस्ट में जो ह्यूमंस भी हैं, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ भी हैं, डियर, लायंस, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, एलिफेंट्स हो गए, काऊ, इसी तरीके से जो छोटे इंसेक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में। और इसी तरह अगर फॉरेस्ट के साथ साथ कहीं पे कोई दरिया या कोई सी समंदर है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ये सारी एक कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी लेवल। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजी एंड एनिमल स्पीशीज। तो ये सब मिलके कम्युनिटी लेवल बना रहे हैं। कम्युनिटीज आर कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। समटाइम्स के एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होती है, एक पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही होती है। एग्जाम्पल, अगर एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे जाके इंसान रहना शुरू कर दें तो वहाँ पे इंसान की जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन प्लांट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ करती जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स होंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ करती जाएगी। तो एक पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना दूसरी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करता है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, इज फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पॉन्ड कम्युनिटी। तो ये डिफरेंट बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर लेवल। तो वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज सर्वाइव कर रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटी रह रही हैं, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर लेवल। It constitute all the ecosystem areas where all living organisms interact with one and the non-living component of the environment। non-living component क्या होगा, आपके rocks हो गए, आपकी soil हो गई, ये non-living component है। तो ये भी interact करता है living organism के साथ। तो एक biosphere level या एक zone of life of the earth, जिस तरह एशिया एक zone है, पैसिफिक ओशन एक जोन है, तो ये डिफरेंट जोन है जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज सर्वाइव कर रही हैं। देन नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल का हमने पढ़ लिया कि एक सेल होता है तो उससे डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 मेजर ग्रुप में, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन ये इन 5 ग्रुप्स में ही आएंगे, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो आगे हम जाके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फॉर वाइल ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, नेचर का कानून है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे मिलकर बने होंगे, सेल से। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल। तो अब सेल की जो बेसिक 2 टाइप्स हैं वो क्या हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन स्ट्रक्चर वे में अगर हम देखें तो 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोट और एक है यूकैरियोट। The organism in which first group are made up of prokaryote cells while the other groups have the eukaryote। तो जो पहला ग्रुप है हमारे पास प्रोकैरियोट्स वाला, ये किस सेल से मिलके बना हुआ है, प्रोकैरियोट्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल एक ही सेल पे पूरी की पूरी लाइफ मुश्तमिल होती है, पूरी की पूरी जो लाइफ है वो एक ही सेल पे रिलाई करेगी। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो फिर आगे जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनाते हैं, यानी मल्टी सेलुलर सेल्स मिलेंगे, ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स मिलेंगे और एक ऑर्गन यानी एक ऑर्गन सिस्टम एंड देन एक इंडिविजुअल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक तो हो गया प्रोकैरियोट जो कि एक सेल है, लेकिन अगर वो सेल ऑर्गेनाइज होंगे तो वो किस तरह ऑर्गेनाइज होंगे, फर्स्ट है यूनिसेलुलर यानी प्रोकैरियोट। सेल्स मेक अ यूनिसेलुलर कॉलोनीज एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनीज ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये 3 हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है अभी हमने इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब फर्स्ट क्या है, यूनिसेलुलर या यूनि मीन्स एक सेल पे
मुश्तमिल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ही सेल होगा जो पूरी के पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनाएगा, यानी प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, पैरामीशियम, एमोइबा एंड यूग्लिना, जो एग्जांपल दी गई। ऑल ऑफ द एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल, एक सेल से। तो अब ये एमोइबा का स्ट्रक्चर देख लें, ये टोटल एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट उसके ऑर्गेनेलीज हैं, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मेम्ब्रेन एंड दूसरा पैरामीशियम देख लें तो वो भी एक ही सेल है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, सीलिया, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल, ओरल ग्रूव। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, एक सेल बनता है और एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। नेक्स्ट, कॉलोनीज। कॉलोनीज जिस तरीके से हम अपनी ही कम्युनिटी में देखते हैं कि एक कॉलोनी क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे आबाद होते हैं। तो इन कॉलोनी टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन द कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन अमंग देम। रेत वो इकट्ठे रहे होते हैं, कॉलोनीज में रे वो इकट्ठे रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान डिवीजन कोई नहीं होती। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स। तो अब जिस तरीके से एक कॉलोनी है, तो हर अपार्टमेंट में या हर रूम में रहने वाले जितने भी आदमी हैं या जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट रह रही हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उनके दरमियान कोई डिवीजन भी नहीं है, एक कॉलोनी बनी हुई है। तो इसी तरीके से ये जो कॉलोनी बनी हुई है और इसके अंदर ये जो सेल हैं ये अलग-अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये रह तो इकट्ठे रहे हैं, लेकिन इनके जो डिपेंडेंसी है वो एक दूसरे पे नहीं है, ये अपने इंडिपेंडेंट ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वाइटल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीज़ें ये इसके लिए ये डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। वोल्वॉक्स इज अ ग्रीन अल्गा फाउंड इन वाटर डेट शोज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक एग्जांपल है वोल्वॉक्स की। 100 ऑफ वोल्वॉक्स सेल्स मेक्स अ कॉलोनी। तो 100 ऑफ सेल्स ऑफ वोल्वॉक्स मिल के एक वोल्वॉक्स कॉलोनी बनाते हैं, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, जो वाटर होता है। ग्रीन अल्गा आपने अक्सर देखा भी होगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या दी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फ्रॉग एंड मस्टर्ड्स आर फैमिलियर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमंस भी हैं, बट जो यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं वो मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दी गई है और फ्रॉग की एग्जांपल दी गई है। फर्स्ट, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या है? साइंटिफिक नेम ब्रासिका कंपेस्टिस। साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर अ वाइल मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रासिका कंपेस्टिस है। इज सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ वाटर। तो ये मस्टर्ड प्लांट जो है ये विंटर सीजन में उगाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन होती है और इसके सीड्स होते हैं जो फॉर ऑयल हम यूज़ करते हैं। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज अ वेजिटेबल। तो इसकी जो बॉडी है, ये जो तन्ने पत्ते वगैरह, ये एज अ वेजिटेबल यूज़ की जाती है। एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। तो इसके जो सीड्स होते हैं उसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड इन देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो इस पूरे जो प्लांट है मस्टर्ड प्लांट, इसकी बॉडी को हम 2 हिस्सों में ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स तक हम इसको क्या कहेंगे? दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव यानी एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं। पहला तो ये विच डू नॉट टेक पार्ट। अब इनका अगर फंक्शन हम देखें तो विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, यानी इससे नेक्स्ट फर्दर डिवीजन नहीं होनी, रिप्रोड्यूस नहीं होगा प्लांट। Flowers are the reproductive part of plant because they take part in the sexual reproduction and produce fruits and seeds. तो जो flowers हैं बेसिकली ये हैं, एक तो नॉन वेजिटेटिव ऑर्गन है और दूसरा ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ से प्लांट की जो मस्टर्ड प्लांट है यहाँ से उनकी क्या होगी? रिप्रोडक्शन होगी। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम क्या है? राना टाइग्राना। शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। तो जिस तरीके से ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, तो इस तरीके से इस फ्रॉग के अंदर भी डिफरेंट
सिस्टम्स होते हैं। तो ऑल दी ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज जो मैंने आपको रिसेंटली बताए हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं।